हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर थर्ड, जो हमारा 36 से 51 है। 36 से 51 तक है और पार्ट है 4। 3 पार्ट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में था यूनियन, पार्ट 2 में था सिटीजनशिप एंड पार्ट 3 में था फंडामेंटल राइट्स। तो आज हमारा जो है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट में बोलते हैं DPSP। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि ये है क्या चीज़। कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट, जैसे हमारे 24 स्टेट है, उसके जो राज्य के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी या फिर जो केंद्र में है, विधानसभा विधानमंडल में है, वो अपने राज्य के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, उनके बारे में दिया गया है। तो बेसिकली वही है। सबसे पहले नवीन विशेषता। नवीन मतलब न्यू, और विशेषता मतलब जो है विशेषता मतलब विशेष चीज़। और ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बोला गया कि नवीन आने वाले समय में बहुत काम आएगा, उस तरह से बोला गया इसमें। भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के साधन से मिलता जुलता है। हमारा जो लास्ट था अंग्रेजों के शासनकाल में, वो भारत शासन अधिनियम 1935। 90% चीज़ हम यहाँ से ही लिए हैं अपने संविधान में। तो ये भी उसी तरह से मिलता जुलता है। क्या हमारा DPSP। DPSP और मौलिक कर्तव्य को, मतलब इसे और जो मौलिक कर्तव्य जो हम आगे पढ़ेंगे, उसके संविधान की अंतरात्मा कहा गया। किसके द्वारा? ग्रेनविले ऑस्टिन के द्वारा। ग्रेनविले ऑस्टिन के द्वारा इसे DPSP और मौलिक कर्तव्य को संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। जिस तरह से आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा और हृदय कहा था, उसी तरह से। और एक केस हुआ था मिनर्वा मिल केस 1980 में। मौलिक कर्तव्य और DPSP के बीच संतुलन को बनाए रखने और संविधान की मूल संरचना की एक आवश्यक विशेषता है, उसके में केस हुआ था। ये हम केस स्टडी में अलग से पढ़ लेंगे। जितने सारे भी केस हुए हैं भारत में, केस कोई भी एक आम आदमी से और स्टेट के बीच केस, यूनियन के बीच केस, वो अलग से पढ़ लेंगे। तो ये है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को रूप देना है, मूर्त रूप देना है। ठीक है, कोई भी राज्य क्या क्या कर सकता है उसके बारे में है। ये गैर संगत है, पहले बोल दिया गैर संगत। गैर संगत मतलब गैर न्याय संगत, मतलब हम इसमें कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इसको बोलते हैं गैर न्याय संगत। उसके बाद है DPSP को लागू करने के लिए किसी भी कानून को अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के संबंध में उचित होना चाहिए। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के संबंध में उचित होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि कोई भी हम कानून बनाते हैं। मान लीजिए कि मेरा स्टेट है बिहार, अब बिहार से अगर हम कुछ कानून बनाते हैं बिहार के लिए, तो आर्टिकल 14 क्या था? आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 था, कानून के समक्ष समानता। समानता, सबको समान रखना है। कुछ भी अगर हम नियम कानून बनाते हैं तो सबको समान रखना, आर्टिकल 14 में यह बोला गया है। उसको मद्देनजर रखते हुए आर्टिकल 19 में हम बहुत सारी चीज़ पढ़े थे। बोलने की आज़ादी, फिर उसके बाद ग्रुप सभा करने का, संघ बनाने का, घूमने का, बस जाने का, इस तरह से आर्टिकल 14 और 19 के संबंध में उचित होना चाहिए। तो ये था इसके बारे में। अब आते हैं इसके जो आर्टिकल है 36 से 51 तक। सबसे पहला है 36, राज्य की परिभाषा, कि राज्य के बारे में क्या क्या है। जैसा हम सबसे पार्ट 1 पढ़े थे, पार्ट 1 में भी पहला आर्टिकल जो था, पार्ट 1 का पहला आर्टिकल जो था, स्टार्टिंग जहाँ से हुआ था वहाँ भी संघ की परिभाषा दी गई थी। उसके बाद पार्ट 2 पढ़े हम, जिसमें सिटीजनशिप के बारे में था। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से स्टार्ट होता है सिटीजनशिप के बारे, उसमें भी नागरिकता की परिभाषा दी गई थी। पार्ट 3 पढ़े, उसमें 12 से स्टार्ट हुआ था, तो उसमें भी हम राज्य की परिभाषा
क्या है, राज्य क्या है, उसके बारे में पढ़े थे। और ये आर्टिकल 4, इसमें भी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 36 में है राज्य की परिभाषा। तो ये है राज्य की परिभाषा, ये इजी है, सबका स्टार्टिंग जितने भी पार्ट है सबका स्टार्टिंग में लगभग लगभग सेम चीज दिया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 37 आर्टिकल 37, इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये गैर न्याय संगत है, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसमें आप कोर्ट, जैसे कि मान लीजिए बिहार में दारू शराब बैन है, तो उसको लागू करने के लिए आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि आप यूपी के आदमी बोल रहे हैं कि हमारा स्टेट में भी दारू बंद होना चाहिए। आप मांग कर सकते हैं, कोर्ट में से केस नहीं कर सकते हैं, उसी के लिए इसे बोला गया है कि गैर न्याय संगत है, इसमें आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं अगेंस्ट डीपीएसपी। उसके बाद राज्य के आगे पढ़ते हैं, इसके आगे है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 है जनता के कल्याण का बढ़ावा देना। जनता के कल्याण को बढ़ावा देना कि कोई राज्य, कोई भी मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री अपने राज्य के लोगों के लिए किस तरह से हेल्प कर सकता है, कल्याण कर सकता है, उसके बारे में दिया गया है। हर हर स्टेट का अपना अपना रूल्स रेगुलेशन होगा, कल्याण करने का तरीका होगा, हेल्प करने का तरीका होगा अपने लोगों के लिए, उसके बारे में है आर्टिकल 38। आर्टिकल 39 क्या है, राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत, राज्य द्वारा किए जाने वाले कुछ, तो इसके बारे में था। आर्टिकल 19 है राज्य लोक कल्याण, लोगों का कल्याण के बारे में, राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत, उसके बारे में है आर्टिकल 39, कि कैसे जीविका होगा, क्या होगा, उसके बारे में है। आर्टिकल 39 का ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता, समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता है। निशुल्क कानूनी सहायता मतलब, समान न्याय मतलब स्त्री और पुरुष को समान वेतन है, और निशुल्क कानूनी सहायता मतलब जैसे कि जब संविधान बना होगा उस टाइम बहुत सारे लोग कोर्ट, पुलिस स्टेशन में कैसे एफआईआर दर्ज कराना है नहीं जानते होंगे, कोर्ट में कैसा होगा कुछ नहीं जानते होंगे, तो वो सबको सिखाना है, बताना है कि ऐसे फॉर्म भरना है, ये करना है, वो करना है, उसके बारे में निशुल्क कानूनी सहायता। कुछ भी कानून की जानकारी जिसको है वो अपने से नीचे लोगों को, या सरकार द्वारा ये है कि वो अपने, सरकार कर्तव्य बनता है कि वो अपने लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान प्रदान करें। इसके बाद आर्टिकल है 40 छूट गया है, 40 को नीचे लिख देते हैं, आर्टिकल 40, 40 है आर्टिकल 40। 40 में है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बारे में है। इसमें गांधी और अंबेडकर के बीच में काफी विवाद हुआ है, गांधी और विवाद अंबेडकर के बीच में काफी विवाद हुआ। अंबेडकर चाहते थे कि ग्राम पंचायत ना बने, गांधी चाहते थे कि ग्राम पंचायत बने। ऐसा क्यों मानना था कि ग्राम पंचायत बने, क्योंकि मान लीजिए सरकार द्वारा अगर भेजा जा रहा पैसा 100 रुपया है, 100 रुपया अगर भेजा गया तो वहाँ से वो सरकार के पास से आएगा, फिर कुछ डीएम होंगे या फिर कोई भी मंत्री होंगे, या फिर वो अपना परसेंटेज काट लेंगे, फिर बचेगा 50%, फिर वहाँ से 25, ऐसे करते गांव के लोग के पास 10 रुपये ही आएगा। तो ये उनका कहना था कि कम से कम 10 रुपया तो आएगा, अगर हम ग्राम पंचायत नहीं बनाएंगे, अगर डायरेक्ट गवर्नमेंट अपने लोगों से डायरेक्ट डील करेगा, तो इसमें क्या है कि उसको नहीं मिलने का ज़्यादा चांस रहेगा। इसीलिए ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायत बनाया गया था। आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करिए कि सबसे पहला ग्राम पंचायत कब कब और कहाँ बना था, कब और कहाँ।
डेट और जगह, ये ग्राम पंचायत के बारे में। अब आर्टिकल 41, 41 क्या है? कुछ मामलों में काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता का अधिकार। कुछ मामलों में, जैसे बहुत सारे स्टेट में अपना योजना चलता है बहुत सारा। झारखंड में जैसे मैया सम्मान योजना है, या फिर विधवा विधवा वृद्धा पेंशन है, वृद्धा पेंशन चलता है। उस तरह से काफ़ी सारी योजनाएं चलाए जाते हैं। तो सेम वही है, ये आर्टिकल 41 के तहत होता है। कुछ मामलों में काम, शिक्षा या हैंडीकैप्ड लोगों को कुछ दिया जाता है, सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है, तो इसके बारे में। या फिर मो बस चलाया जाता है उड़ीसा में, पिंक बस दिल्ली में, उस तरह से। उसके बाद है आर्टिकल 42, न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता। मतलब अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी के समय लीव कितना मिलेगा, लीव प्रेगनेंसी के समय लीव कितना मिलेगा, बच्चा होने से पहले और डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद। और किसी महिला का पीरियड स्टार्ट हुआ है, या मैटरनिटी बोलते हैं जिसे, वो स्टार्ट हुआ है, तो उस टाइम उसको छुट्टी कैसे मिलेगा, तो उसके बारे में है। जिसे बोलते हैं न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान। उसके बाद है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 है कि अनुच्छेद 23 कहता है कि श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी, सभ्य जीवन स्तर आदि। मतलब हम किसी मजदूर को, श्रमिक को इतना पैसा दें कि वो अपना घर चला सके, अपना घर चला सके। ठीक, आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 भी सेम है। 23 में क्या था? 23 में हमको फ्री में नहीं कराना था, फ्री में नहीं कराना था। अब 43 में क्या है? 43 में क्या है कि घर चला सके, ऐसा इतना वेजेस देना है कि उसका घर चल सके। तो ये सरकार डिसाइड करती है कि एक मजदूर को 350 मिलेगा, 250 मिलेगा। ये सरकार का काम है कि कम से कम मजदूर को इतना मिलना चाहिए। लेकिन अभी हालत इस तरह, इतना भारत का हालत, इंडिया का हालत इतना ख़राब हो चुका है कि अब मजदूरों की संख्या ज़्यादा होने के कारण मजदूर ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो कम पैसे में भी काम करने के लिए राज़ी हो जा रहे हैं। और जितना स्टेट गवर्नमेंट जितना तय करती है कि मान लीजिए 350 है, तो मजदूर ज़्यादा है, जिसके कारण वो 300 या फिर 250 रुपये में भी काम करने के लिए रेडी हो गए हैं और हो जाते हैं। तो जैसा आर्टिकल 43। तो आर्टिकल 43 का ए, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। वही है कि श्रमिकों की भागीदारी, मतलब जो नया नया इंडस्ट्री सब बनता है, तो उसमें कैसे कैसे श्रमिक मतलब क्या क्या होगा उनका रूल्स रेगुलेशन, उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 43। आर्टिकल 44 छूट गया है, 44 याद रखिएगा। तो 44 में क्या है कि आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 44 इसमें यूसीसी बोलते हैं, आर्टिकल 44 को बोलते हैं यूसीसी, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो इसकी मांग भी चल रही है कोर्ट से। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब इसमें यह है कि सारे धर्म, रिलीजियस, कास्ट, सारे के साथ एक जैसे, सबके साथ एक जैसे कानूनी व्यवस्था बनाई गई है, जाएगी, और सब एक जैसे होंगे। जैसे कि 3 तलाक था, 3 तलाक उसे ख़त्म कर दिया गया। उसी तरह से बहुत सारा है कि सबके साथ एक जैसे, एक नियम से पेश आना होगा। वो है 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बाद है आर्टिकल 44 के बाद 45 में जैसे 21 का ए था, वैसे 45 है। 6 से 14 साल के बच्चों को
6 से 14 साल के बच्चों को स्कूली या प्राथमिक स्कूलिंग कराना है। 6 से 14 साल के बच्चों को 45 में है 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को स्कूलिंग प्राथमिक शिक्षा स्कूलिंग के बारे में जो हम लोग कितना में पढ़े थे, आर्टिकल 21 का ए में पढ़े थे, तो इजी था। ये है 45। इसे कब किया गया था, उसमें पढ़े थे 86 अमेंडमेंट 2002 में किया गया था। वो 21 में लेकर के आया गया था, पहले वो यहाँ पर था। आप खुद सोचिए, जब भारत जब आज़ाद हुआ होगा तो हर बच्चों को पढ़ाना उस टाइम मुमकिन नहीं था, जिसके कारण वो डीपीएसपी में डाल दिया गया था। डीपीएसपी में इसलिए डाला गया क्योंकि स्टेट का काम है कि वो अपने स्टेट के बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा दे सके। अब इसमें अगर किसी को नहीं भी मिल रहा है शिक्षा, तो आर्टिकल 37 में पहले ही बोल दिया गया ना कि ये नॉन जस्टिसेबल है। इसीलिए फिर बाद में जब 2002 तक इंडिया सक्षम हो गया कि बच्चों को पढ़ा सके, तब इसको कहाँ डाल दिया गया, मौलिक अधिकार में 21 का एम है, अब वह कोर्ट जा सकता है। तो ये है दोनों का डिफरेंस। 45 और 44 सेम है, जिस तरह से 43 और 23 सेम था उसी तरह से। अब आते हैं आगे। आगे क्या है, 46 था 45 के बाद, अब 46 है। 46 में क्या है कि SC ST और जितने भी पिछड़े वर्ग हैं OBC के लिए राज्य का काम होगा कि कुछ विशेष प्रावधान किया जाएगा, इनको बढ़ावा देने के लिए कुछ सहायता दी जाएगी या फिर स्कूलिंग अच्छा कर दी जाएगी, जहाँ गांव-गांव शिक्षा नहीं पहुंच पा रहा है, स्पेशल छूट दिया जाएगा, भाषाई छूट दिया जाएगा, ट्राइब्स अगर ज़्यादा है तो उसके बारे में आर्टिकल 46 कहता है। अब है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 आर्टिकल 47 है। आर्टिकल 47 है लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊपर उठाना। ठीक है, आर्टिकल 47 बेसिकली क्या करता है कि ऐसे पेय पदार्थ को बंद करना है जिससे शरीर का नुकसान हो, जैसे कोकेन सब है, नशीली पदार्थ बंद करना है, कोकेन, ड्रग्स, ये सब ड्रग्स, लिकर, ये सबको बंद कराना है, आर्टिकल 47। तो ये है उन अनुच्छेद 39 वाले नीति के कुछ सिद्धांत। ये वही है, स्त्री पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा, बच्चों का विकास किया जाएगा, उसी के बारे में है। ये 39 पढ़ चुके हैं, 40 भी पढ़ चुके हैं हम लोग। ग्राम पंचायत का संगठन है, 43 पढ़ लिए थे, छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, ये पढ़ चुके हैं। हाँ, 46 पढ़े थे क्या कि SC ST जितने भी कमजोर, शिक्षा व आर्थिक सहायता देना। 47 अभी पढ़े, औषधि जोड़कर, मतलब जितने नशीली पदार्थ को बंद कराना है। ये जो इतना है गांधीवादी है, और ऊपर जितना था ये समाजवादी। ठीक है, समाजवादी गांधीवादी, समाजवादी मतलब समाज को ये करके बढ़ावा देने के लिए समाजवादी से समाजवादी बोलते हैं। 44 हम लोग पढ़ चुके थे, UCC समान सिविल संहिता, शाहबानो बेगम केस में था ये, शादी वादी हो गया, इनको छोड़ दिया गया था, उसके बारे में कुछ केस हुआ था, शाहबानो बेगम और सायरा बानो बेगम में अभी जो 3 तलाक के बारे में हुआ है वो है। तो याद रखिए 44। 45 बता चुके हैं 6 से 14 साल के बच्चों का। अब आते हैं आगे 48। और 48 क्या करता है, 48 क्या है, 48 यह कृषि, पशुपालन, आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित कृषि पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य का काम होगा कि वो अपने राज्य में कृषि पालन, पशुपालन ऐसे किया जाता है ना कि सरकार, आपके पास अगर तालाब है तो सरकार इतना पैसा देती है, फिर मत्स्य पालन सिखाती है उसके बारे में।
और उसको पैसा वैसा मिलता है, ये है। उसके बाद है आर्टिकल 48, आर्टिकल 48। तो इसमें है 48 का इसमें है पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पर्यावरण की रक्षा करना। आर्टिकल 48 का ए क्या है, पर्यावरण की रक्षा करना। ये सरकार का काम है, बिहार सरकार, झारखंड सरकार, यूपी सरकार का काम है कि वो पर्यावरण का रक्षा करे। कम से कम इंडस्ट्री से कम पॉल्यूशन निकले, नदी साफ रखे। ये सब काम है, किसका काम है, सरकार का काम है। वन्य जीवन को बचाना है, इसीलिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बनाया जाता है। उसके बाद है 39 का आर्टिकल, सॉरी 49, आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारक। जो भी राष्ट्रीय स्मारक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम बिहार में हैं तो नालंदा था, उसको हमको बनाना था अच्छे से। हम हैं यूपी में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है समुद्रगुप्त का, उसको अच्छा करना था, तो उसको संरक्षण देना है। लाल किला है दिल्ली में, तो उसको संरक्षण देना है। उसके बाद आर्टिकल 50 क्या है, आर्टिकल 50 न्यायपालिका। देखिए 50-50 बिस्किट आता था पहले, एक 50-50, तो याद रखिए 50-50 आधा आधा, 50-50 आधा। तो इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करना है, न्यायपालिका और कार्यपालिका। इसका मतलब है कि न्याय, जैसे कार्यपालिका मतलब हो गया संसद, संसद हो गया, विधानसभा हो गया, विधान सभा हो गया, ये सब हो गया कार्यपालिका, क्योंकि ये कार्य करती है, नियम कानून बनाती है, कार्य करती है। एडमिनिस्ट्रेशन जितना हो गया, डीएम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पुलिस हो गया, ये सब कार्यपालिका में आते हैं। और एक न्यायपालिका है, तो इसमें विधायिका भी है, विधायिका जो विधायक कानून बनाएगी, कार्यपालिका जो कार्य करती है। और न्यायपालिका, न्यायपालिका में तो जुडिशरी जितना भी है, जुडिशरी सारे न्यायपालिका, तो उसको अलग करती है कि दोनों एक साथ कुछ नहीं होगा। अगर कोई गलती कर रहा है तो न्यायपालिका उसको न्याय देगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसीलिए इसको अलग किया गया है। और 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताया गया है, सुरक्षा। अब राज्य का काम है कि मान लीजिए मेरे बिहार में, मेरे बंगाल में, राज्य का काम है कि मान लीजिए कि मेरे बंगाल में रसिया के राष्ट्रपति आए, पुतिन, तो उसका रक्षा करना मेरा जिम्मेदारी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना है, ये नहीं कि अब हम उसको आए हैं घूमने, सर्वे करने, तो उनको हम ईटा पत्थर मारने लग गए। ऐसा नहीं करना है। 51, आर्टिकल 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ये हो गया, कुछ कुछ है इसमें, इसको पढ़ लेते हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ये पढ़ चुके हैं। 76 में 39 का एफ चेंज हुआ है, 39 का ए, जिसमें हम पढ़े थे 39 का ए में निःशुल्क विधि सहायता। 43 का ए उद्योगों में, ये उद्योगों के भागीदारी था उसमें। 43 में था फ्री का काम नहीं कराना, और 43 का ए में है कि श्रमिकों को भागीदारी में था, उद्योगों में भागीदारी श्रमिकों की, उसके बारे में था। 48 का एडजस्ट पढ़े हैं, पर्यावरण की रक्षा करना। 48 में था, 48 में था कि मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि पालन। 48 का ए में है कि 48 का ए में है कि हमको पर्यावरण, जीव जंतु का रक्षा करना है। तो ये सब पढ़ चुके हैं। अब 1978 44 अमेंडमेंट, 38 में 2 जोड़ा गया है, आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को न्यूनतम करना है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आगे आते हैं 86, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 45 जोड़ा गया था। 45 आर्टिकल 21 का ए यहाँ जोड़ा गया था, सेम है। 45 और 21 का ए सेम है। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क विधि सहायता, सॉरी 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, ऐसा कहा गया था। अब आते हैं 2011, 2011 ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ये कुछ कुछ केस है, उसके बारे में है। ये इम्पोर्टेंट है कि केटीसा
केटी शाह राज केटी शाह ने राज्य के केटी शाह ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक पर दिए जाने वाले चेक। तो केटी शाह है एक थे हमारे आज़ादी के समय में, जब संविधान बन रहा था उस टाइम, तो उनका कहना था कि ये चेक की तरह है, ठीक है, जो बैंक की सुविधा अनुसार दे है, कि बैंक का अगर मन है तो देगा पैसा, उतना नहीं है तो नहीं देगा। उसी तरह से राज्य का मन है तो वो सुविधा देगा, जिसको मन नहीं है वो नहीं देगा। अब इसी में पढ़ते हैं पार्ट 4 का ए भी कर लेते हैं, इसी में है पार्ट 4 का ए। पार्ट 4 का ए है, पार्ट 4 का ए। इसके बाद है, सबसे पहले है पार्ट 4 का ए, कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 51 का ए से लेकर के तक है, इसको याद करना है। 51 का ए से लेकर के तक है, अभी हमने 51 तक पढ़े तो उसी में ही सब बाद में जोड़ा गया है। 51 का ए से के तक है, 51 का ए से लेके के तक, 51 का के तक है। तो क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले पार्ट 4, इसे लागू करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य, ये क्वेश्चन मेरे ही एग्जाम प्री में CHSL के प्री में आया था, 8 मौलिक कर्तव्य का सुझाव दिया था। जब इसे बनाया जा रहा था तो सबसे पहले 8 मौलिक कर्तव्य थे, अभी टोटल 9 है। सबसे पहले जब बनाया जा रहा था 78 में, देखिए इसको याद रखिएगा। सबसे पहले जब संविधान बना था 0 थे, उसके बाद 1978 में 8 हुए, 8 लाए गए थे, लेकिन उसको बढ़ा के 10 किया गया, ठीक है, 10 किया गया। उसके बाद 2002 में 11 कर दिया गया, ये याद रखिएगा। 1950 जब संविधान लागू हुआ 0 था, 78 में 8 लाए गए थे, लेकिन 2 बढ़ा के 10 कर दिया गया। जो स्वर्ण सिंह समिति थे वो 8 दिए थे, बाद में से 10 कर दिया गया। उसके बाद वर्तमान में 2002 में जोड़ के 11 कर दिया गया। तो ये याद रखिएगा, यही है। कब कब जोड़ा गया था बता दिए हैं, ठीक है। अब आगे है, सबसे पहला क्या है, ए, 51 का ए, यह है 51 का ए, 51 का ए है सारा, 51 का ए, 51 का बी, 51 का सी, इस तरह से 51 का डी, ऐसा है। तो ऐसा याद रखिएगा, 51 का ए है। तो 51 का ए है कि संविधान का पालन करना है तथा उसके आदर्शों एवं संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज का पालन करना है। सबसे पहले झंडा, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को छोड़ के का आदर करना, क्योंकि इसमें नहीं लिखा गया राष्ट्रीय गीत के बारे में, राष्ट्रीय गान के बारे में लिखा गया। ये इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि मतलब इसमें नहीं लिखा गया, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान लिखा गया। अगर आपको पूछ दे कि राष्ट्रीय गीत लिखा है, नहीं, राष्ट्रीय गीत नहीं लिखा है, राष्ट्रीय गान लिखा गया है। उसके बाद 51 का बी, स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्श, मतलब जो लड़ाई लड़े हैं भारत को आज़ाद करने के लिए, तो उसके बारे में, भारत को आज़ाद करने के लिए है, तो उसके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना है और उसका आदर करना है। तो ये 1 और 2 समझ में आ गया। अब तीसरा है, भारत में संप्रभुता, एकता, भाईचारा, एकता और अखंडता बनाए रखना है। ये 3 वर्ड एग्जैक्ट है। इसको बोलते हैं, अखंडता को बोलते हैं इंटीग्रिटी, एकता को बोलते हैं यूनिटी, इसको बोलते हैं फ्रेटर्निटी। तो ये संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखना है। डी है देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहना है, देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहना है, कभी भी जरूरत पड़े। जैसे कि 1999 में LOC का युद्ध हुआ था, लाइन ऑफ कंट्रोल का, तो उसमें बहुत सारे लोगों को सेना में भर्ती किया जा रहा था। तो आपको भी उसी तरह से कुछ भी हो सकता है जब भी, तो आपको हमेशा देश की रक्षा के लिए, जरूरी नहीं है कि आपको सेना में ही जाना है, कुछ और तरीके से भी आप हेल्प कर सकते हैं।
तो वही बताता है डी, 51 का डी। ई में क्या है? ई ई में है कि भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या वर्गीय विविधता के ऊपर उठकर भाईचारे की समानता भावना को बढ़ाना देना, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक। मतलब सिंपल है कि कोई अगर मान लीजिए कि कोई साउथ से आया है तो उसका कल्चर अलग होगा, उसका लैंग्वेज अलग होगा, तो उसका अपमान नहीं करना है, बल्कि भाईचारे के साथ में रहना है। किसी भी महिला के साथ में अपमानजनक टिप्पणी नहीं करना है। तो ये आर्टिकल 51 का ई में कहा गया है। एफ में क्या है? एफ में क्या कहा गया है? एफ में है एफ एफ में हमारी संस्कृति, हाँ, संस्कृति को बचाए रखना है। संस्कृति को, हमारी जो भारत की संस्कृति है उसको बचाए रखना है, विरासत को बचाए रखना है, कल्चर बचाए रखना है। उसमें कहा गया एफ में। ये क्वेश्चन भी आता है, इसको विस्तार मार्क कर लीजिए, एफ। उसके बाद है जी। जी मतलब होता है जी फॉर ग्लोबल। जी फॉर ग्लोबल, ग्लोबल मतलब जी फॉर ग्लोबल, जी फॉर ग्लोबल, ग्लोबल मतलब पूरा ग्लोब में जितना है। तो पर्यावरण, पर्यावरण को, पर्यावरण की रक्षा करना है। पर्य इन्वायरमेंट लिख देते हैं। ये ग्लोबल मतलब होता है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की रक्षा करना है ये। उसके बाद एच है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, अन्वेषण एवं सुधार। मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारत को हमेशा आगे लेके जाना है, कुछ कुछ नए नए खोज करते रहना है। ये हमारा कर्तव्य है, खोज करते रहना है, और मानवता दृष्टिकोण से सबके साथ में रहना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबका हेल्प करना है, भारत का हेल्प करना है, ये हमारा कर्तव्य है। आई क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा का परित्याग। मतलब सार्वजनिक संपत्ति का हमेशा बचाए रखना। अभी आप देखते हैं कि बहुत सारा अभी भीड़ उग्र हो जाती है और सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ने लग जाती है, तो वैसा नहीं करना है। सार्वजनिक संपत्ति, या फिर कोई कोई थूक देता है गुटखा खा के, कोई दिल दिल बना देता है, कोई उसमें तीर बना के नाम ले देता है, तो ऐसा नहीं करना है। उसके बाद है जे, अपने साथ साथ सबका विकास करना। इसे बोला गया अपने साथ साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का डायलॉग है। 51 का जे, 51 का जे, मोदी जी का है 51 का जे। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, 51 का जे। ठीक है, तो कौन सा? 51 का जे, अपने साथ साथ सबका विकास करना है। और के है क्या? के क्या है? के बता देते हैं। के क्या है? 51 का के। अब याद रखिए, 51 का के, 21 का ए, और 45 आर्टिकल तीनों सेम है। क्या क्या? 45 तीनों सेम है। और इसे कब किया गया है? 2002 के भारत 2002 के 86 अमेंडमेंट में इसे किया गया। और है क्या इसमें? माता पिता का फर्ज बनता है, क्योंकि बच्चे तो खुद से जाएंगे नहीं, तो माता पिता का फर्ज बनता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूली या बच्चे को स्कूल भेजना, अवसर प्रदान करना है। तो यही था हमारा पार्ट 4 का ए। इसमें है क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज। वो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग लिए कहाँ से हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग लिए हैं रसिया से। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए हैं? रसिया से। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज लागू करने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? तो अमेरिका है, या यूएसए बोल सकते हैं। ठीक है, अमेरिका है। अच्छा, ऊपर एक था कि हम लोग पढ़े थे आज, देश के नीति निर्देशक सिद्धांत।
तो आपने से कितने जन बता सकते हैं कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? भारत का डीपीएसपी आयरलैंड से है। आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड किससे लिया है? आयरलैंड आयरलैंड लिया है स्पेन से। डीपीएसपी राज्य के सिद्धांत, डीपीएसपी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कल पढ़ेंगे आगे। कल पढ़ेंगे आगे। इसके बाद है पार्ट 5। पार्ट 5 पार्ट 5 पढ़ना है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। पार्ट 5 आगे है। ठीक है। बाय ऑल ऑफ यू।